हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कल हमने कवर कर लिया। वी फिनिश्ड विद द टॉपिक ऑफ फाइनेंस कमीशन। सो टुडे विल टेक अप बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो फर्स्टली समझते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो अगर हम सिंपली समझें, बेसिकली बाय द टर्म ओनली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अगर हम बोल रहे हैं, सो फर्स्टली बैलेंस। बैलेंस मतलब कि कितना आपके पास बची है चीज आफ्टर स्पेंडिंग, मतलब कितना आपका एक्सपेंडिचर है एंड आपकी इनकम या रेवेन्यू कितना है। सो इनकम में से जो पार्ट आप सेल कर रहे हो या जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, सो इसको अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे समझोगे तो ये हो जाएगा आपकी इनकम में से आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो। सो इस इन दोनों में जो डिफरेंस बचा वो आपका बैलेंस हो गया। सो सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो वो हो गया इंडिया का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो नेशनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। सो सिंपली दिस इज द बेसिक मीनिंग सिंपल टर्म्स में। सो ये डिफरेंस है बिटवीन जितना भी मनी इट इज फ्लोइंग इनटू द कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड जो आउटफ्लो है ऑफ द मनी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली वही हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ इनकम, क्योंकि नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। तो मनी दैट इज फ्लोइंग इनटू इंडिया वो हो गया हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू हम किस पे अर्न करेंगे, एक्सपोर्ट्स पे कि इम्पोर्ट्स पे? आंचल, जब हम रेवेन्यू रेवेन्यू, एक्सपोर्ट पे। हाँ ठीक है, एक्सपोर्ट्स पे हमारा रेवेन्यू अर्न होगा या उसको हम बोलेंगे मनी इनफ्लो होता है, प्लस आउटफ्लो होगा इम्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि अगर हम गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उनके लिए पे करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से मनी आउटफ्लो होगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक करंट अकाउंट होता है और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो इसका मीनिंग, इसके फर्दर कंपोनेंट्स आगे डिटेल में कवर करेंगे। सो करंट अकाउंट बेसिकली जो है वो इंडिया की जो नेट इनकम है वो रिफ्लेक्ट करता है। कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट्स नेट चेंज इन द ओनरशिप ऑफ नेशनल एसेट्स। वर्ड के यूज कर रहे हैं एसेट्स क्योंकि कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एसेट्स। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। करंट होता है इनकम हमेशा, कैपिटल इज ऑलवेज एसेट्स। सो अकॉर्डिंग टू आरबीआई, बीओपी जो है ये एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मनी तो इट वुड बी स्टैटिस्टिकल, इट वुड रिलेट टू अकाउंटिंग। सो बेसिकली क्या शो करता है, ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज और जो इनकम है बिटवीन एन इकोनॉमी एंड बाकी सारा आउटसाइड वर्ल्ड जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। देन सेकेंड इज इट शोज चेंजेस ऑफ ओनरशिप एंड बाकी जो चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमीज मॉनेटरी गोल्ड में, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये सब कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है। एंड फाइनेंशियल क्लेम्स ऑन एंड हमारी क्या लाइबिलिटीज हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ हम बात करें सारे कैपिटल अकाउंट की एंड जो अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स हैं। सो तीन चीजें हमारा बीओपी रिफ्लेक्ट करता है या दिखाता है। सो जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं बीओपी अकाउंट में उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एंड इसको फर्दर अगर हम पूरा बीओपी अकाउंट को बात करें तो करंट अकाउंट को हम और फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में। तो वो भी आगे कैटेगराइजेशन इन डिटेल में कवर करेंगे। सो ब्रॉडर बीओपी जो है दिस इज इक्वल टू करंट प्लस कैपिटल अकाउंट, और करंट को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि गुड्स के ट्रेड से रिलेटेड है, और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। इनविजिबल्स टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सर्विसेज ट्रेड। ठीक है, सो ये बेसिक कैटेगराइजेशन है। तो करंट अकाउंट शोज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल्स। विजिबल मतलब गुड्स, गुड्स टैंजिबल है, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सर्विसेज फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर इंटेंजिबल। एंड हम बैलेंस ऑफ विजिबल्स को मर्केंडाइज भी बोलते हैं, गुड्स को मर्केंडाइज भी बोलते हैं, और इनविजिबल जैसे मैंने बोला सर्विसेज हो गया। सो ट्रेड इन सर्विसेज एंड जो हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स रहती है, रेमिटेंसेस की भी यहाँ बात कर रहे हैं। सो इनविजिबल्स में सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स होती है और जो इनकम होता है। सो आई होप आचल यहाँ तक क्लियर है।
यस। ओके, सो सेकंड कैटेगराइजेशन कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम एसेट्स की बात करते हैं। तो ये दिखाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड जो हमारी इनकम है ऑफ द कंट्री, एंड एक समरी भी बताता है नेट फ्लो क्या है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। लाइक इंडिया भी पब्लिक सेक्टर में बाहर इन्वेस्ट करती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है। सो प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज की इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट्स है और बाहर हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इंडिया की भी प्राइवेट कंपनीज बाहर कौन सी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है, तो दोनों दोनों तरीके से इट इज देयर। सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये एक कंपोनेंट है करंट अकाउंट का। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफपीआई। सो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, एक सब कंपोनेंट है। सो ये ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर एफडीआई एफपीआई कैपिटल अकाउंट का है, ट्रांसफर पेमेंट्स या रेमिटेंसेस करंट अकाउंट का पार्ट है। सो थर्ड कैटेगरी होती है एरर्स एंड ओमिशन। सो सिंस ये बहुत एक लार्जर स्केल पे एक्सरसाइज है, लार्जर स्केल पे हमें बैलेंस को मेंटेन करना है, तो उसमें कुछ माइनर एरर्स और ओमिशंस हो सकते हैं। सो दैट दोनों जो कैटेगरीज है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दोनों बैलेंस में रहे। सो उसके लिए हम एरर्स एंड ओमिशंस यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे टाइम रहते हैं जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस आउट नहीं करता है, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर सपोज हमारा करंट अकाउंट नेगेटिव में है, ओवरऑल नेट में वो नेगेटिव में है, तो उतने ही अमाउंट से हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव में होना चाहिए, सॉरी कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव में होना चाहिए। तो तभी तो ये दोनों बैलेंस कर पाएंगे एक दूसरे को। इतने में ही ये सपोज एक्स नेगेटिव है और एक्स में ही ये यहाँ पे इतने अमाउंट से वैल्यू टर्म्स में पॉजिटिव में होना चाहिए, तो दोनों बैलेंस आउट कर पाएंगे। मतलब इसका मतलब और सिंपल टर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, सपोज नेगेटिव 100 मिलियन है हमारा करंट अकाउंट, तो मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट में है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो इतनी वैल्यू मतलब हम नेगेटिव में है। और कैपिटल अकाउंट भी इतना ही पॉजिटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब सरप्लस होना चाहिए कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे हम माइनस में है, इतना हमें बाहर पैसा भेजना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, जितना हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना ही पैसा हम अर्न भी कर रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में इतनी आ रही है। तो जितना हमने बाहर पे किया अमाउंट, उतना इंडिया में आ गया इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये बैलेंस आउट हो गया। यहाँ पे कोई हम ये नहीं बोल रहे, कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। तो इसलिए जो अगर यहाँ पे सपोज ये बैलेंस आउट नहीं कर रहा है, तो उस वैल्यू को जितना डिफरेंस बचेगा उसके लिए हम एरर्स एंड ओमिशंस यूज करते हैं। सो बीओपी इज कंपाइल्ड यूजिंग द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कंसिस्टिंग एसेट्स और जो हमारी लायबिलिटीज है। ठीक है, सो ये सिंपल है। डबल एंट्री बुक मतलब वही हो गया करंट एंड कैपिटल अकाउंट, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट से हमें इंडिया में पैसे का इनफ्लो देखने को मिलेगा, और लायबिलिटीज हमें कितना बाहर पे करना पड़ेगा, जो इवन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं, बोरोइंग्स आपको वापस रीपे करनी पड़ेगी, तो वो हो गई हमारी लायबिलिटीज। सो आंचल, आई होप ये सारे टॉपिक्स अब क्लियर होंगे, आपको कोई डाउट सकते हो। यस मैम, क्लियर। So जितने trades हैं which are conducted by both the private public sector companies, they are accounted for in the BOP in order to determine कितना money अंदर आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, and to know the strength and weakness of the economy। इसीलिए हम BOP को कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली, कि इकोनॉमी की स्ट्रेंथ कितनी है, इकोनॉमी की रेजिलेंस कितनी है, उसकी वीकनेस कितनी है। अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा होगा तो इट वुड रिफ्लेक्ट अपॉन कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को वीक करेगा। या सपोज जो क्राइसिस सिचुएशन होंगी, सपोज 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, और इंडिया समवेयर कैन से 87% टू 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सपोज क्राइसिस में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल हो जाएंगे, प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें फॉरेक्स रिजर्व्स में यूएस डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। सो इसलिए लिमिटेड हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, सो इसलिए ये हम इस बेसिकली बीओपी को अकाउंट करते हैं। सो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स exports and imports in the goods,
trade in the services and to transfer payments. The further components है capital account records all international purchases and sales of assets like monies, stocks, bonds, and also includes foreign investments, FDI, FPI, both, and जो external commercial borrowings है. Country is said to be in balance of payments equilibrium, अभी जो मैंने explain किया था with the example. So दोनों sides अगर value same होगी तब equilibrium होगा. So this is when the sum of current account and its non-reserve capital assets equals 0, so that the current account balance is financed entirely by international lending. So ये थोड़ा complex term है, उसी चीज को लिखा हुआ है जो हमने अभी example के थ्रू समझा. So उसके पीछे का meaning and intent समझना हमारे लिए important है. So अगर suppose हमारे official reserves, forex reserves कम हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं overall BOP deficit, and if there is increase in the reserves so BOP is in surplus. तो forex reserves के context में भी हमें BOP deficit and surplus पता होना चाहिए, मतलब उसके context में क्या definition है उसको हम कैसे बोलेंगे. So अगर हमारे forex reserves कम हो रहे हैं तो मतलब हमारा BOP deficit में है, और अगर forex reserves increase हो रहे हैं तो means BOP surplus की तरफ move कर रहा है या surplus में है, ये भी बोल सकते हैं. बिकॉज अगर बीओपी बेसिकली अगर हमारे रिजर्व्स इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में इनकम इंक्रीज हो रही है, तो तभी हमारा बीओपी सरप्लस में जाएगा. So 1991 में we know about the structural reforms. So India found itself in the worst BOP crisis ever during this time period, decade of 1990s. So the inflow of the foreign borrowings उस टाइम पे बहुत increase हो गया था, and that too at a very rapid rate during the late 1980s. So foreign borrowings के ऊपर हम बहुत ज़्यादा dependent हो गए थे. So same उसी time period पे oil prices were very high and we were import dependent, and साथ ही साथ डोमेस्टिक स्पेंडिंग भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई. तो स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई, उसके लिए हमें ज्यादा बोरो करना पड़ा फॉरेन सोर्सेज में, एंड प्लस ऑयल प्राइसेस भी हाई थे, तो डेफिसिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया जितना हम मैनेज नहीं कर सकते थे गिवन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग मतलब कि हमने जितनी बोरोविंग्स करी हमारे पास उतना उसको वापस रिटर्न करने की कैपेसिटी नहीं थी, उतने हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे कि हम उतने पैसे को जो हमने बोरो किया है उसको टाइमली रीपे कर पाए. तो दैट इज व्हाई वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग, एंड जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी डिफॉल्टिंग ऑन दोज, एंड वी वर डिनाइड एक्सेस टू एक्सटर्नल क्रेडिट. तो जो एक्सटर्नल क्रेडिट भी हम बोरो कर रहे थे वो फैसिलिटी भी इंडिया के लिए बंद हो गई. सो सिचुएशन और इंटेंस हो गई, एंड उस टाइम पे इंडिया के पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, दैट वाज टू बोरो अगेंस्ट जो हमारी सिक्योरिटी थी ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स इन द IMF. सो क्राइसिस पेव्ड वे फॉर द मच नीडेड एंड लॉन्ग ओवरड्यू रिफॉर्म्स. सो जो हमने 1991 में ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पे इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसकी वजह से बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी और हमारी ट्रेड पॉलिसी में भी हम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए. सो जो जनरल रूल होता है बीओपी अकाउंटिंग की हम यहाँ बात करेंगे, सो उसको और अच्छे से समझते हैं. सो सपोज कोई ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से हम फॉरेन करेंसी अर्न कर रहे हैं, सो वो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उसको हम अर्न कर रहे हैं, तो क्रेडिट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज रिकॉर्डेड एज अ प्लस आइटम. सो अगर ट्रांजैक्शन स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी के बारे में है, अगर हम फॉरेन करेंसी स्पेंड कर रहे हैं तो दैट इज डेबिट, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब आउटफ्लो को ये इंडिकेट कर रहा है. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, जैसे कि मैंने बोला करंट अकाउंट में दो कैटेगरीज हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज रिलेटेड टू गुड्स ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू, या बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, दिस इज रिलेटेड टू सर्विसेज, एंड दिस इज गुड्स ट्रेड या मर्केंडाइज ट्रेड. सो जो डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम स्पेसिफिकली बात करें इस कंपोनेंट की, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन हमारा जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स है ऑफ गुड्स, एंड जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का. सो ओवरऑल बीओपी का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि गुड्स ट्रेड बहुत ज्यादा एक हायर स्केल पे होता है, दैट इज व्हाई. सो डेबिट आइटम्स जो हैं दैट इंक्लूड्स इंपोर्ट्स, मतलब कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो पैसा हमें देना पड़ेगा जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो इसलिए वो डेबिट हो गया, वो नेगेटिव हो गया. फॉरेन एड भी
डेबिट कंसिडर किया जाएगा। सो फॉर द मोमेंट फॉरेन एड अगर हम ले रहे हैं तो पैसा इनफ्लो हो रहा है इंडिया में, बट इसको हम डेबिट क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जितने भी टाइम पीरियड के लिए हम उसको बोरो कर रहे हैं, जो एड हमें दिया जा रहा है, विल हैव टू रीपे दैट। तो रीपे होगा तो मतलब नेगेटिव हो गया, हमें उसे वापस भी तो पे करना है। एंड जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग हो रही है अब्रॉड में, तो उसके लिए भी ऑब्वियसली पीपल वुड रिक्वायर, अगर वो सपोज हम बोले कि एज अ टूरिस्ट यू आर विजिटिंग एनी फॉरेन कंट्री, तो ऑब्वियसली आपको जो इंडियन करेंसी यू विल नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू अ फॉरेन करेंसी। तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उन्हीं में से तो वो फॉरेन करेंसी अवेलेबल की जाती है टू द टूरिस्ट, तो वो भी डेबिट हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि आप बाहर जाके उस पैसे को बाहर जाके स्पेंड कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री में। एंड जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स बाहर हो रही है, मतलब इंडिया बाहर कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो वो भी डेबिट हो गया। तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। आई होप आंचल समझ आ रहा है कि डेबिट हम कैसे मतलब डिसाइफर करते हैं या कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये डेबिट Yes. होगा क्रेडिट होगा, ठीक है। हाँ जी। तो ऑपोजिट एग्जैक्ट हो जाएगा। क्रेडिट आइटम्स कौन सी होंगी? एक्सपोर्ट्स, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा अर्न करेंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया। फॉरेन स्पेंडिंग इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब कि एफडीआई और एफपीआई दोनों इंडिया में इनफ्लो कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं इंडिया में, इंडियन मार्केट में, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, क्रेडिट हो गया। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, अगेन वही सेम ही चीज है। सो यहाँ पे फॉरेन स्पेंडिंग में अगेन जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में विजिट कर रहे हैं तो वो इंडियन रुपी में स्पेंड करेंगे ना, इंडियन इकोनॉमी में अगर आ रहे हैं, तो दिस इज भी पॉजिटिव। सो जब एक्सपोर्ट्स ग्रेटर है देन द इम्पोर्ट्स, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल होगा, मतलब कि वो सरप्लस में होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं देन द इम्पोर्ट्स, मतलब हम कमा ज्यादा रहे हैं जितना हम खर्च कर रहे हैं। और अगर इम्पोर्ट्स ज्यादा बड़े होंगे देन द एक्सपोर्ट्स, तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है अनफेवरेबल होगा, डेफिसिट में होगा और नेगेटिव होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो लास्टली इसको कंपेयर कर लेते हैं एक बार, बैलेंस ऑफ पेमेंट को और बैलेंस ऑफ ट्रेड को, सिंस हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड को थोड़ा डिटेल में कवर किया है। सो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड एक कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो बीओपी एक ब्रॉड टर्म हो गया, बीओटी एक नैरो टर्म हो गया। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे ट्रांजैक्शन इसका पार्ट है, चाहे वो सर्विसेज ट्रेड हो, गुड्स ट्रेड हो, कैपिटल ट्रांसफर्स हो, क्योंकि बीओपी में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की हम बात करेंगे। whereas बैलेंस ऑफ ट्रेड में इट इज ओनली अबाउट द ट्रेड ऑफ गुड्स, ओनली द विजिबल आइटम्स। So balance of payment always balances itself and it is not important कि balance of trade हमेशा balance करेगा, मतलब कि या तो favorable हो सकता है unfavorable, या तो BOT deficit होगा या मतलब I would say कि surplus होगा या deficit में होगा। एंड फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस है दोनों को प्लस कर देंगे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बैलेंसिंग आइटम्स, मतलब माइनस भी कर सकते हैं अगर ये दोनों अकाउंट नेचुरली बैलेंस में नहीं है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है नेचुरली होना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम इसको नेशनल लेवल पे अकाउंट कर रहे हैं, तो बहुत लार्जर स्केल पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो सकती है वाइल अकाउंटिंग। तो हर एक आइटम जो इंडिया में इंपोर्ट हो रही है और जो एक्सपोर्ट हो रही है उसको अकाउंट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। सो सपोज अगर ये दोनों नेचुरली बैलेंस नहीं करे दोनों अकाउंट करंट एंड कैपिटल, तो हम एर्स एंड ओमिशंस यूज करेंगे, तो उस केस में माइनस कर देते हैं जो बैलेंसिंग आइटम बच गया, सो दैट पूरा अकाउंट बैलेंस आउट हो सके। एंड बीओटी के केस में फॉर्मूला अगर हम देखें तो अगेन जितनी हमारी अर्निंग्स हैं एक्सपोर्ट करके उनको हम माइनस करेंगे फ्रॉम द इम्पोर्ट्स। सो सपोज अगर इम्पोर्ट ज्यादा होते तो देन ओनली वी से कि ये जो है इसको माइनस करेंगे, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा बढ़ी है, सपोज इट इज 100 और ये हो गया 90, तो दिस वुड बी -10। तो ये दिखा रहा है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट इज बाय -10 इज बाय 10, 10 इज द वैल्यू। सो मतलब कि हमने इतना ज्यादा इंपोर्ट किया है, 10 रुपीज का ज्यादा इंपोर्ट किया कंपेयर टू जो हमने एक्सपोर्ट्स किए, तो इतना अमाउंट हमें बोरो करना पड़ा। And fifth point of difference is balance of payment following the main factors which affect the BOP. तो अगेन अगर जो कंडीशंस हैं फॉरेन लेंडर्स की, जैसे हमने 1991 क्राइसिस की बात करी कि इंडिया को फॉरेन क्रेडिट डिनाई कर दिया गया एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, सो ये एक फॉरेन फैक्टर है जो बीओपी हमारा बीओपी पे इम्पैक्ट करेगा। देन गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है,
वो भी इम्पैक्ट करेगी डेफिनेटली बीओपी पे, जैसे अभी हम बात करते हैं मेक इन इंडिया। सो ऑल्दो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस चीज पे नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें इंपोर्ट्स कम करने हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपना सेल्फ रिलायंस इंक्रीज करना है। सेल्फ रिलायंस इंक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में जब हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी इतनी डेवलप हो जाएगी तो हम उन आइटम्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये बीओपी पे जरूर इम्पैक्ट करेगा। थर्ड फैक्टर इज ऑल द फैक्टर्स ऑफ बीओटी, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो बीओपी पे भी इम्पैक्ट करेंगे। एंड अगर हम बीओटी की बात करते हैं तो जो फैक्टर्स बीओटी को क्या कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कौन इम्पैक्ट कर सकता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर चेंज हो रही है, सपोज इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, तो हमारे जो गुड्स हैं उनका एंड प्राइस भी हायर होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। और सपोज उस टाइम पे इंडिया में जैसे हम बात करते हैं कि चाइना से जो हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं लाइक टॉयज अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो सस्ते होते हैं, तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स की डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो वो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा क्योंकि डेफिसिट और इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अगर रॉ मटेरियल्स पे भी हम डिपेंडेंट हैं ऑन इम्पोर्ट, जैसे चाइना में अगेन हम वी आर डिपेंडेंट अपॉन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट, जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल्स में मेडिसिन बनाने में, तो वो भी बीओटी को इम्पैक्ट करेगा। एंड जो एक्सचेंज रेट है, ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट में अगर चेंजेस होंगे तो वो भी बीओटी को इम्पैक्ट करता है, जो प्राइसेस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एट होंगे, मैंने अभी एग्जांपल में बता दिया थ्रू दिस ए पॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। सो दीज आर द फैक्टर्स जो बीओटी को इम्पैक्ट करेंगे। सो अगेन थोड़ा ये है कि आपको सिंपली सोचने की कोशिश करनी है, आपको मीनिंग समझ आ जाएगा एंड यू डोंट हैव टू थिंक, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, अगर आप शांति से बैठ के सोचोगे सिंपल लॉजिक लगाओगे तो यू विल बी एबल टू डिसाइफर द राइट आंसर। सो यहाँ पे हम एंड करेंगे इस वीडियो में। आंचल, यू कैन आस्क योर डाउट्स। As of now, no doubt till now. ठीक है, तो जितने हमने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स डिस्कस किया आई होप सारे क्लियर हैं, एग्जैक्टली क्लियर है, और जो सिंपल लॉजिक मैंने कोशिश करके समझाने की यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट नाइसली। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू Ansarkari for such informative videos.